नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो आपको बता दें कि यूपी के डीजीपी बदल सकते हैं। इस वक्त जो उत्तर प्रदेश में हालात हैं, उसके बाद जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी को बदला जा सकता है। सीधा रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं लखनऊ से। मानस, क्या खबरें हैं? क्या सरकारी गलियारे में पूरी तैयारी हो रही है कि डीजीपी को बदला जाए? देखिए, इस बात की चर्चा हो रही है प्रशासनिक हलकों में भी और सियासी हलकों में भी कि जिस तरीके से हाथरस का तो हाथरस में जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है उसे लेकर अब ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि यूपी के डीजीपी को ही बदल दिया जा सकता है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, हाथरस कांड को लेकर पुलिस ने जैसे इसे हैंडल किया है, सवाल लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस पर उठे और अब डीजीपी के नाम पर चर्चा की बात सामने आ रही है और सूत्र बता रहे हैं कि सरकारी गलियारे में नए नाम पर चर्चा जारी है। तो डीजीपी क्या उत्तर प्रदेश के बदल सकते हैं? मानस मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मानस, जैसा आप बता रहे थे कि स्थिति जिस तरह की बनी हुई है, खासतौर पे हाथरस कांड को लेकर डीजीपी के बदलने की संभावनाएं हैं। जैसे इस तरह की सियासी हलकों में इस तरह की चर्चा हो रही कि हाथरस कांड को लेकर जिस तरह की सरकार की गतिविधि हुई है और खासतौर से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के जो स्थिति संभलनी चाहिए थी वो नहीं संभल पा रही है। ऐसे में इस बात की चर्चा हो रही है कि एक दूसरे डीजीपी की तलाश शुरू हो गई है और इस बात को लेकर के प्रयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के, तो नए डीजीपी की तलाश शुरू की गई है। अब इसमें कितना वक्त लगेगा या ये फैसला कब होगा, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार को तय करना है। लेकिन इस बात की हलचल तेज हुई है कि जिस तरीके से कल एसएसपी हाथरस के एसपी को परसों निलंबित किया गया, उसके अलावा 5 दूसरे बड़े जो पुलिसकर्मी थे उसको हटाया गया, तो न केवल डीजीपी बल्कि पुलिस महकमे में ही कुछ बड़े फेरबदल की शुरुआत उत्तर प्रदेश में तेज हो गई है। बिल्कुल, आप नजर बना रखें मानस, हम लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि मानस बता रहे थे कि तलाश जो है वो तेज है और सूत्र ये बता रहे हैं कि डीजीपी बदले जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड को जिस तरह से यूपी पुलिस ने हैंडल किया है उसके बाद एक दबाव की स्थिति में सरकार है। यूपी के हाथरस में आज जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, आरएलडी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस लाठीचार्ज की, आरएलडी का प्रदर्शन देखने को मिला, तो दूसरी तरफ सपा भी पीछे नहीं थी, पुलिस ने उन्हें खदेड़ा। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन करने पहुंचे और इस स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो हाथरस एक तरह से अब सियासी अखाड़ा बन गई है और हाथरस कांड के बाद तमाम सियासी पार्टियां जो न्याय की गुहार लगाते हुए, न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर उतरे। उत्तर प्रदेश की पुलिस का आज लाठी उन पर बरसता हुआ दिखा। तो हाथरस जो है सियासी अखाड़ा बना हुआ है, लेकिन इसमें अहम सवाल उभर कर ये आता है कि ये जिस तरह का मुद्दा है उसमें न्याय कहाँ है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मनीष शुक्ला हैं बीजेपी के नेता हमारे साथ, सुमित साजन हमारे साथ सपा से जुड़ रहे हैं और कांग्रेस की ममता हमारे साथ हैं। सबसे पहले मनीष जी, अब क्योंकि ब्रेकिंग मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाई कि डीजीपी को बदला जा सकता है, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। एक दबाव में तो अब बीजेपी सरकार नजर आ रही है जिस तरह से यूपी पुलिस ने हाथरस कांड को हैंडल किया है। मनीष शुक्ला जी, अगर आप सुन पा रहे हो तो सीधा आप ही से सवाल कि सत्ताधारी पार्टी के लिए, योगी सरकार के लिए हाथरस कांड बड़ा सिरदर्द बन गई है। अब आपके ऊपर ये दबाव बन रहे हैं कि आप अपने अधिकारियों को बदलें जिन्होंने इस तरह से हाथरस कांड को हैंडल किया कि अब तमाम तरह के सवाल आपकी सरकार के खिलाफ उठ रहे हैं। देखिए, हाथरस प्रकरण को उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही संवेदनशीलता और गंभीरता से लिया है। सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। अब सीबीआई जांच की संतुष्टि की है। रही बात डीजीपी की, तो सूत्र के हवाले से आप खबर चला सकती हैं, लेकिन किसी निर्णय के बिना मैं कोई टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। और हमको लगता है कि संवेदनशीलता को दबाव नहीं मानना चाहिए।
हमारी सरकार संवेदनशील है, हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदनशील। वो कहते हैं कि संवेदनशीलता की महिलाओं तस्वीर तो हम दिखा रहे हैं मनीष जी इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। जो संवेदनशीलता की तस्वीर है वो तो हम दिखा रहे हैं कि जयंत चौधरी को किस तरह से उनके पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बचाया, उनको कवर अप किया। और वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आरएलडी के नेताओं को पुलिस ने खदेड़ा और लाठियां तो उन्होंने ताबड़तोड़ बरसाई। सुमित साजन जी, आप बताइए, आपके भी पार्टी के नेता थे वहां पर, कार्यकर्ता थे, जो बात कह रहे हैं इस वक्त मनीष जी की, बड़ी संवेदनशीलता से मामले को लिया गया है, महसूस हुआ क्या वहां पर? कि अगर सरकार ने इस पूरे मामले को संवेदनशीलता से लिया होता तो ये हद ही नहीं होता, बेटी की जान नहीं जाती, बेटी को रात में नहीं जलाया जाता, परिवार को धमकाया नहीं जाता डीएम के माध्यम से। और दूसरी बात जो आपने कही कि हाथरस सियासी अखाड़ा बन गया है। देखिए अभिलाषा जी, लोकतंत्र में जहां अन्याय होगा जी तो आप न्याय दिलाने का रास्ता क्या है? राजनीतिक ही तो रास्ता अपनाएंगे। तो पॉलिटिकल पार्टी के लोग जा रहे हैं कि भाई सरकार न्याय करे, डीएम धमका रहा है, रात में जला दिया गया, ना बेटी को बचा पाए, न बेटी के आबरू बचा पाए, न बेटी का अंतिम संस्कार ठीक से किया, परिवार को आप धमका रहे हैं, पुलिस लगा रखी है, मीडिया वालों को पीटा, आप पॉलिटिकल लोगों को पीट रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ जी जनरल डायर की भूमिका में हैं और किसी में नहीं, और जो आप खबर, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना सुनील जी, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। इसीलिए सीधे तौर पे ये कहना कि बिल्कुल ही पूरी तरीके से अराजकता वहां पर फैलाई गई, ये कहना ठीक नहीं होगा। साधना भारती जी, आप बताइए, ये जिस तरह की स्थिति वहां पर बनी है, न्याय की बात की जा रही है, अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट ने अब सीबीआई जांच की बात कर दी, घोषणा हो गई कि अब सीबीआई जांच करेगी। अल्टीमेट मांग क्या है जिसकी वजह से इतना ज्यादा सियासी ड्रामा हाथरस में देखने को मिल रहा है? देखिए, सियासी ड्रामा नहीं है, इन लोगों की आवाज है एक बेटी के लिए, जहां नेताओं का सम्मान किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के नेता धृतराष्ट्र की भूमिका निभाते हैं। आज हम पूछ रहे हैं, मनीष शुक्ला जी ने भी कहा था, देखिए मैं चाहूंगी कि बेटी की आवाज को ना दबाया जाए। मनीष जी, मैं भी एक देश की बेटी हूँ। आप ये बताइए, आपने कहा कि कांग्रेस की बात हो तो साधना भारती, भाजपा की सरकार है, आप जवाब दें मेरी बात का। जब मीडिया कंगना कोकिन और चरस का एपिसोड धारावाहिक चला रही थी तब तो आप बहुत खुश होंगे क्योंकि आप पर सवाल नहीं था, लेकिन उस वक्त भी कोरोना के कहर में जब डिबेट हुई तब भी मैंने इस आवाज को उठाया था। मैं 2.5 साल की उम्र से बोल रही हूँ, हर वक्त उठाती हूँ महिलाओं के प्रति कोई भी गंभीर मुद्दा होता है। आज कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते पूछती हूँ आपसे, आप बताइए, हाथरस से 53 किलोमीटर दूर है बस आगरा, नगला तेजा ग्राम में लोधी क्षत्रिय समाज की 13 साल की अनाथ बच्ची जिसका अपहरण हुआ, रेप हुआ, मारकर उसे झाड़ियों में फेंका गया, एसआईटी नहीं बनाई, सीबीआई तो दूर की बात है, कोई मुआवजा नहीं, उसकी और 2 बहनें हैं, उनकी पढ़ाई का कोई खर्चा नहीं, कोई मुआवजा नहीं, क्यों एक्शन नहीं लिया? क्योंकि मीडिया ने नहीं दिखाया, क्योंकि न्यूज 24 ने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन इतने बड़े स्तर पर नहीं किए, इसलिए। लेकिन मैंने कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने आवाज उठाई। मामले और भी है साधना जी, बलरामपुर की घटना का भी जिक्र हम यहाँ पर कर ले। मनीष जी, मनीष जी, जो सवाल साधना जी उठा रही हैं, अभी बलरामपुर का भी मामला है, आपके उच्च अधिकारी वहां पहुंचे हुए हैं, हैंडल आप कैसे करते हैं इन केसेस को? संवेदनशीलता तो छोड़िए, जो अहम कदम पुलिस को उठानी चाहिए प्राइमा फेसी केस को देखने के बाद ही, वो देखने को नहीं मिली है मनीष जी। देखिए, चाहे हाथरस हो, चाहे बलरामपुर हो, अन्य जगह हो, सभी जगहों पे आरोपी गिरफ्तार है, लेकिन सेलेक्टिव अप्रोच कांग्रेस और अन्य विपक्ष के दलों का है। साधना भारती जी तो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, भी कह रही थी मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, इनके राष्ट्र में राजस्थान आता है कि नहीं आता? जहाँ मुख्यमंत्री कह देते हैं कि बेटियां सैर सपाटे के लिए गई थी, वहाँ क्या साधना जी, आप तो महिला है, नहीं प्रियंका जी बोल पाई, आप ही बोल दीजिए, आज 24 पे बोल दीजिए। साधना जी जवाब दीजिए, राजस्थान के बारान को भूल गई हैं क्या आप? ऐसी ही आवाज राजस्थान के बारान से भी उठ रही है कि सरकार कदम नहीं उठा रही। बार बार भारतीय जनता पार्टी डाइवर्ट एंड रूल का फॉर्मूला अपनाती है। अभी ये द्वेषवादी बात भी कर रहे थे, थोड़ी देर पहले भाई को भाई से लड़ाने की बात कर रहे थे। बार बार क्यों डाइवर्ट एंड रूल का फॉर्मूला अपनाया जाता है? हम कहते हैं राजस्थान में हुई घटना निंदनीय है और राजस्थान के अंदर बेटी को आजीदान में नहीं चलाया गया। हिंदू संस्कृति के ठेकेदारों से पूछे क्या रात में शब्दहीन होता है? पिता मुखाग्नि देता है क्या? पिता ने मुखाग्नि दी, एक लावारिस की तरह चला दिया गया। डीएम धमकाता है, डीएम जाकर धमकी देता है, इन्होंने क्या कार्रवाई की? पूछिए इनसे।
साधना जी, अगर उत्तर प्रदेश में ऐसे कई मामले हैं, बलरामपुर की घटना है, हाथरस की घटना है, तो राजस्थान में भी सीकर है, बारान है, हम इन सब मुद्दों पर यहां पर बात करेंगे और जवाब सियासतदानों से जरूर चाहिए। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें, बिहार में एलजेपी अलग हो गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट, बिहार में एनडीए से एलजेपी अलग हो गई है। लगातार सवाल उठ रहे थे सीटों के बंटवारे को लेकर, जो दोनों ही पार्टियों के बीच बातचीत चल रही थी, उसके बाद अब अकेले लड़ेगी विधानसभा का चुनाव एलजेपी। सीधा रुख करते हैं, प्रशांत देव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, आखिर में नहीं बनी बीजेपी और एलजेपी के बीच में बात, एनडीए से अलग होने का फैसला ले लिया एलजेपी ने, चिराग पासवान का ही फैसला माने इसे? देखिए, चिराग पासवान की अध्यक्षता में मीटिंग अभी चल रही है। जैसे ही मीटिंग शुरू हुई है, दिल्ली उनके आवास पे ये प्रस्ताव पारित किया गया है कि बिहार का जो एनडीए है उससे वो अलग चुनाव लड़ेंगे, यानी कि नीतीश कुमार का नेतृत्व जो है चिराग पासवान को मंजूर नहीं है, ये साफ कर दिया गया है। लेकिन साथ साथ ये प्रस्ताव में ये भी कहा गया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते रहेंगे। तो एक तरीके से बिहार में वो चुनाव अकेले लड़ेंगे, ये तस्वीर साफ कर दी है। लेकिन कितनी सीटों पर लड़ेंगे वो अभी रणनीति हो सकता है थोड़ी देर बाद बताएंगे। लेकिन ये एक बड़ा डेवलपमेंट है कि चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार का समर्थन नेतृत्व उनको मंजूर नहीं है और बिहार में वैसे ये इशारे पहले ही मिल रहे थे, प्रशांत के इशारे पहले ही मिल रहे थे, जिस तरह से चिराग लगातार क्रिटिसाइज कर रहे थे नीतीश कुमार को, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर सवाल उठा रहे थे। लेकिन पेंच कहां पर फंसी प्रशांत, ये बहुत समझना जरूरी है। क्या सीटों के बंटवारे को लेकर ही, या फिर जो चिराग पासवान को पोर्ट्रे किया जा रहा था कि ये एक यंग सीएम कैंडिडेचर हो सकता है, कहां पर बात फंसी है जो अलग हुए हैं? देखिए, आज लगातार चाहे बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व हो, सुबह से मीटिंग का दौर चल रहा है, यहां भी मीटिंग का दौर चल रहा है और बार बार जो ये बात कही जा रही थी सीट शेयरिंग को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही थी, बात चल रही थी, लेकिन बात बन नहीं पा रही थी। क्योंकि जब भी सीट शेयरिंग की बात हो रही थी तो जो जितनी सीटें वो मांग रहे थे उसमें कहीं न कहीं से अड़चन आ रही थी। अब ये अड़चन कहां से आ रही थी, ये हो सकता है कि अड़चन जो है नीतीश कुमार की तरफ से हो रही हो। जो समीकरण बनाना चाह रहे थे चिराग पासवान, वो नहीं बन पा रहा था। लिहाजा आखिरकार उन्होंने फैसला यही लिया कि वो बिहार में एनडीए से अलग, बिहार एनडीए से अलग चुनाव लड़ेंगे और कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे वो अब थोड़ी देर में बात साफ हो जाएगी। दूसरी बात है कि बीजेपी की भी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक है, उसमें भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैसले आज आ सकते हैं देर शाम तक। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ प्रशांत, और मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आप संभाल नहीं सके अपने इतने महत्वपूर्ण जिसे हम कह सकते हैं अलाई को बिहार के चुनाव में, और अलग हो गए हैं चिराग पासवान जो कि एक यंग चेहरा है बिहार के और पुराना रिश्ता भी रहा है एलजेपी से। तो उस हिसाब से देखें तो कैसे आप इस पे प्रतिक्रिया अपनी देंगे? ये फायदे में आपको लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी बिहार में, या फिर नुकसान हो सकता है? देखिए, आपकी खबर के अनुसार तो मैं प्रतिक्रिया भी दे देता हूँ, यद्यपि इसकी प्रतिक्रिया पार्टी अपना अधिकृत रूप से देगी, लेकिन सबके अपने विचार होते हैं। बिहार के समीकरण के अनुसार उन्होंने अलग होने का फैसला किया है। आपने ही खबर अभी दिखाई है कि उन्होंने कहा कि लेकिन हम दिल्ली में एनडीए के साथ बने रहेंगे और विस्तृत प्रतिक्रिया अधिकृत रूप से पार्टी जारी करेगी। सेंटर में बने रहेंगे तो ये आपके लिए एक सबसे सकारात्मक पहलू है कि सेंटर में अगर बने हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टेट इलेक्शन क्या आपके लिए अहम नहीं है? स्टेट इलेक्शन में अगर अलग हो रहे हैं, बिहार के चुनाव में अलग हो रहे हैं, तो इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा है और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी और विस्तृत टिप्पणी पूरी उनके बयान और उनके स्टैंड को जानने के बाद पार्टी जारी करेगी। चलिए, और प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, किसी तरह का कोई पहला रिएक्शन आ रहा है क्या बीजेपी की तरफ से? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जेपी नड्डा की तरफ से और पार्टी के कुछ बड़े नेताओं की तरफ से कोशिश हो रही थी बिहार में एलजेपी को साथ इंटैक्ट बनाए रखने के लिए, लेकिन वो कोशिश फेल हो गई। कोई रिएक्शन इस वक्त बीजेपी की तरफ से?
देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं प्रतिक्रिया लेने के लिए, लेकिन लगातार सुबह से मीटिंग्स का दौर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के बड़े केंद्रीय नेताओं के बीच, चाहे वो अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, या जो बिहार का इंचार्ज, चुनाव समिति का इंचार्ज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को बनाया गया। तमाम लोग मीटिंग्स में हैं और लगातार मीटिंग्स के दौर चल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जो चिराग पासवान ने जो फैसला लिया है, इस फैसले को किस तरीके से समझा जाए। क्या सिर्फ बिहार में अलग है या फिर वो एनडीए से ही अलग चुनाव लड़के मांगते हैं। लेकिन जो लास्ट में प्रस्ताव में उन्होंने लाइन लिखी है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन करते रहेंगे, इसका मतलब ये है कि केंद्र में वो बने रहते हुए रहेंगे, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अलग लड़ेंगे। बेसिकली उनका कहने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और अलग से लड़ेंगे, और कितनी सीटों पर लड़ेंगे ये अपनी रणनीति वो तय कर रहे हैं। उसका खुलासा थोड़ी देर बिल्कुल आप नजर बनाए रखें प्रशांत। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद भी हाथरस कांड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। क्या कुछ चल रहा है हाथरस में, हमारे सहयोगी भी वहां पर मौजूद हैं। हाथरस की, जी हाँ, सियासी अखाड़ा बना हुआ है इस वक्त हाथरस। आरएलडी और सपा के ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं आज उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर, नेताओं के ऊपर। और दूसरी तरफ तीसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, भीम आर्मी भी वहां पर पहुंची और भीम आर्मी का प्रदर्शन वहां देखने को मिला। एक तरफ पुलिस का लाठीचार्ज, देखिए किस तरह से लाठियां बरसाई गई हाथरस में जब आरएलडी के नेता वहां पहुंचे, और सपा के कार्यकर्ताओं को तो पुलिस ने खदेड़ दिया। वही भीम आर्मी भी पहुंची प्रदर्शन करने के लिए और पुलिस ने उन्हें भी आगे नहीं बढ़ने दिया और वहां से भगाया। 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, आरएलडी, सपा और भीम आर्मी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।